गुज़िश्ता कल 9 मई के हवाले से इंतज़ाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसले सुनाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई और आज फिर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस में बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल की सजाएं सुनाई गई और मजमूई तौर पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। अब याद रहे कि 13 जुलाई 2024 को नैब ने दोनों को गिरफ्तार किया था और 37 दिन बाद यानी 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में ये केस का रेफरेंस जो है वो दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को केस एफआईए एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ और एफआईए ने एंटी करप्शन एक्ट की दिफा 5 और पीपीसी की दिफा 409 इसमें शामिल की। फिर 16 सितंबर 2024 को ट्रायल शुरू हुआ जिसमें 24 गवाहान जो हैं वो पेश हुए और 20 गवाहान के बयानात पर बाकायदा जो है वो जिरा मुकम्मल हुई। अहम गवाहान में अगर बात की जाए तो साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी, प्राइवेट अप्रेजर और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी शामिल थे। इल्जाम था कि 2021 में सऊदी वली अहद से जो वसूल शुदा बिलगारी ज्वेलरी सेट है उसकी मालियत 7 करोड़ 15 लाख रुपए की थी, लेकिन खान साहब की हुकूमत, बानी चेयरमैन की हुकूमत की जानिब से जो है वो इसमें जो तोशाखाना में जो जमा कराई गई रकम वो कम थी क्योंकि इसका अप्रेजल जो है वो बहुत कम जो है वो कराया गया था। केस में 80 से ज्यादा जो समातें हैं वो मुकम्मल की गई और फिर वफाकी प्रोसिक्यूटर्स और वकीलों ने केस की पैरवी की और इन फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुश्किलात ये नजर आई कि वो इजाफा हो रहा है, उन मुश्किलात में वो बढ़ती जा रही हैं। तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी तहरीक का बुनियादी नुक्ता आज भी वही है कि बानी चेयरमैन की वो रिहाई चाहते हैं, लेकिन 17 साल की सजा और हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद दरवाजे जो बंद हो चुके हैं उनसे ये सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि क्या 2026 में ये रिहाई मुमकिन होगी या नहीं। देखिए, हम इंसाफ का हर वो दरवाजा खटखटाएंगे जिसका हमें कानून और आईन ने हक दिया, लेकिन देखिए आप ये देख लें कि अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है वो तकरीबन साल होने को है, उसकी तारीखें जो है वो फिक्स नहीं हो रही। यही बात कर रहे हैं जी। तो ये आप देख लें कि ये मजाक नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है इस कौम के साथ। दूसरा आप ये देख लें कि आया नैब एंटी करप्शन वो कहाँ है इस टाइम जब आईएमएफ कहता है कि आपका 5300 अरब से ज्यादा का करप्शन है आपके मुल्क में और हम 1-1 अरब डॉलर के लिए जो है वो झोलिया पिलाए फिर रहे होते। तो मेरे ख्याल में देखिए ये सारा आईन और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप जुडिशरी का हाल देख लें, जस्टिस जहांगीरी का रिसेंट जो स्टेटमेंट है तो उससे साबित होता है कि हमें इस कानून, इस अपाहज कानूनी सिस्टम का जो है वो मेरे ख्याल में हमारा कोई इनसे इंसाफ और अदल का कोई हम इनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जो ये रोड की बात हो रही है, ये जो बनीगाला का रोड है, ये रोड 2014 में बना जब इमरान खान साहब इफ यू रिमेम्बर कंटेनर से गिर गए थे। जी जी। तो नवाज शरीफ साहब इनको मिलने गए तो खान साहब ने रिक्वेस्ट की, नाउ मैं बैक पेशेंट, मेरी रोड खराब है तो प्लीज ये रोड बना दें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात क्लियर कर लें, ये रोड उस टाइम बना था और उसके बाद इसके ऊपर टोटल 25 लाख रुपया लगा था और ये खाली रिपेयर हुई थी दोबारा अभी जब दोबारा हुई है। ये रोड बना नहीं है कभी भी, प्लीज। ये रोड 2013-14 में बना था आखिरी बार। दूसरी बात, डॉक्टर साहबा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आई टोटली एग्री विद यू। देखिए हम लोग यही कर सकते हैं, मैं हूं, मखदूम साहब हो, आप हो, कि हम कोशिश करें इस पोलराइजेशन को कम करें। मंदोखेल साहब मंदोखेल साहब, हम सारे यही कर सकते हैं कि इस पोलराइजेशन को किसी तरह कम कर सकते। उसका तरीका ये होता है कि आपके सीनियर वुजरा, नेशनल असेंबली के स्पीकर या कोई सीनियर पार्लियामेंटेरियन इसमें रोल प्ले करते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके राना सनाउल्लाह साहब, आजम अजीज तारड़ साहब, नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब इनको दावत दे चुके हैं। जो आखिरी मुलाकात भी इनकी बहनों की हुई उसमें बहुत बड़ा रोल था राना सनाउल्लाह को नेशनल असेंबली के स्पीकर का। दे ट्राइड देयर बेस्ट कि इनको टेबल पे लाएं, इनसे बात करें, मगर जो शख्स बात ही ना करना चाहे, उनका एक ही एजेंडा है, गिरा दो, मार दो, जला दो, गिरा दो, मार दो, जला दो। अब अगर हम हार गए मानते नहीं, अगर हम जीत गए तो सबसे साफ जीत गई थी। जो हमें छोड़ गया वो झूठा है, जो हमारे साथ है सबसे सच्चा वो है, जो हमारे खिलाफ खड़ा है वो सब झूठे हैं, काफिर हैं, हम ही सिर्फ हैं। बात यह है कि आपको एक मेच्योर करना पड़ेगा, अपनी एज अ पार्टी ग्रो करना पड़ेगा, मेच्योर आउट करना पड़ेगा
آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے, آپ کو بیٹھ کے, مسئلہ یہ کہ آپ 2 دن بیٹھتے ہیں, 2 دن بیٹھ کے آپ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کمیٹی کے ساتھ, تیسرے دن آپ بھاگ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہمارے اندر گروپنگ ہے, ہمارے بندے نہیں مار رہے. پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ بحث کرو کہ فلانا چوری کا کیس, فلانا دہشت گردی کیس, فلانا 9 کیس, تو ان کا ایک ہی جواب ہے, خان بڑا پاپولر ہے, 98% لوگ ہے, کل الیکشن کراؤ. یعنی اگر کوئی بندہ پاپولر ہے تو کیا وہ جرم میں استثناء سے لے اس کو, کیا وہ کوئی بھی جرم کرے اس کو, کیا یہ انہوں نے جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی بات نہیں کی ہے, کیا شہریار آفریدی نے وسیم بادامی کے شو میں نہیں کہا آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, پھر جب وسیم بادامی نے کہا کہ تھوڑا لحاظ کرو, باپ 3 سال کے لیے تھوڑی ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد 1 پیج سیم پیج کا جو رٹ لگایا تھا, کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ فیض حمید کے دفتر جو ڈی جی ایس آئی تھے عمران خان صاحب ہر دوسرے دن چکر لگاتے تھے, اتنا پرائم منسٹر نہیں جاتے تھے, یہ ساری چیزیں پھر تحیات اپنے آپ کو صدر پاکستان اور فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کا, کیا فیلڈ مارشل آصم منیر کا اپائنٹمنٹ روکنے کے لیے انہیں جے ایس کیو پہ دھرنا نہیں دیا ہے, کیا انہوں نے پی ٹی وی جس نے پاکستان کا اعلان کیا ہے اس پہ حملہ نہیں کیا ہے, کیا انہوں نے کور کمانڈر پشاور, کور کمانڈر باجپور اور لاہور پہ جو ہے نا وہ حملے نہیں کیے, کیا خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ بار بار ہوگا, اگر دوبارہ ہوگا, تو یہ ساری چیزیں تو یاد رکھنے چاہیے. لیکن میں یہ کہوں گا ان ساری چیزوں کا کسی کے پاس پاکستان میں معافی دینے کے نہیں, ان کے پاس نہ میرا, نہ آپ کا, نہ فیلڈ مارشل کا, نہ صدر, نہ وزیر اعظم. جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے, جن نے پاکستان کے لیے جانیں قربان کیے, ان کے یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دینے کا اختیار صرف ان کے لواحقین کا ہے. آج خان توبہ کر لے, آج ان لواحقین سے معافی مانگ لے, میں مطالبہ کروں گا آرمی چیف سے, صدر پاکستان سے اور وزیر اعظم سے ان کو معاف کر دے.